भारत की सबसे प्राचीन भाषा पाली प्राकृत को कैसे कब समाप्त किया गया और किस तरीके से इसको भुला दिया गया। पाली प्राकृत को समाप्त करने के लिए कौन सी भाषा का निर्माण किया गया, किस भाषा का निर्माण करके पाली प्राकृत के साहित्यों को समाप्त कर दिया गया, जला दिया गया। लिपि, भाषा, साहित्य को मिटाकर परिवर्तित करके किस प्रकार एक नया साहित्य, एक नई भाषा का, एक नई लिपि का निर्माण किया गया, किसने किया, कब किया, किस लिए किया, किस सन में किया, किस काल में किया, यह पूरा विवरण आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएंगे कि पाली प्राकृत को समाप्त करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई थी, बौद्ध विरासत को समाप्त करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची थी पाखंडियों ने। भारत की वो महान संस्कृति, बौद्ध संस्कृति को समाप्त करने के लिए, उसकी विरासतों को समाप्त करने के लिए किस प्रकार पाखंडियों ने यह घिनौना खेल खेला है, यह जानने के लिए, समझने के लिए तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक भारत में जितने भी प्रकार के वैदिक काल या वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताओं के श्रुत दर्शन या लिखित पुस्तकें हैं, उन सभी का दायरा अभी तक अपने अपने मानस पटल पर बैठी हुई गहराई मान्यता को ही पुष्ट करता हुआ एक कहानी मात्र साबित हो रहा है। कारण यह है कि इन सभी मान्यताओं से जुड़ी हुई जितनी भी लिखित पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें इस दर्शन व काल्पनिक मान्यता के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के उत्खनन युक्त साक्ष्य से सिद्ध नहीं की जा सकती। पूर्व की सभ्यता संस्कृति से मिलते जुलते कुछ स्थानों के नाम समान होना या उनमें से कुछ घटनाओं का तारतम्य मिलना मात्र एक संयोग हो सकता है। इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त घटनाओं को साक्ष्यों के नजदीक ले जाकर एक दूसरे से मिलाने वाले और कोई दूसरे नहीं बल्कि अपने मानस पटल पर मोटी मोटी काल्पनिक मान्यताओं की चादर ओढ़े हुए एक अनुयायियों का झुंड है। क्योंकि इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त बातों को अभी तक किसी भी भारतीय पुरातत्व विभाग या पूर्वकालिक अंग्रेजी सरकार के पुरातत्ववेत्ता ने सत्यापित नहीं किया है। यह केवल और केवल उस मान्यता से जुड़े लोगों के मानस पटल पर बैठी मोटी मोटी मान्यता का बाह्य प्रकटीकरण का लेप ही कहा जा सकता है। इस वैदिक मत के अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वेद, वैदिक और संस्कृत भाषा में बने देवताओं को खुश करने वाले मंत्रों का उद्भव अनंत काल पूर्व से है। परंतु अगर कोई इसे आज अनंत काल पूर्व का नहीं भी मानता है तो यह निश्चित ही मौर्य काल से पूर्व का जरूर है। वैदिक के सभी शिक्षित और अशिक्षित अनुयायी ऐसी मान्यता की गहरी लेप बैठाकर बैठे हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के अनुयायियों ने यह कभी नहीं सोचा है कि किसी भी सभ्यता संस्कृति का यौवन जब अपनी चरम पर विकसित अवस्था में होता है तो वह उस विकसित अवस्था से आगे बढ़ते हुए अपनी अल्प विकसित जन्म वाली अवस्था में ही पहुंच जाता है। कोई भी सभ्यता की भाषा, लिपि अपनी विकसित अवस्था को छोड़कर आगे अपनी अल्प विकसित अवस्था में नहीं पहुंचती है। जैसे आज कोई व्यक्ति यह कहे कि सर्वप्रथम प्राचीन काल की किसी सभ्यता में धागे का बनना हुआ था, फिर उसी धागे को देखकर उसके बाद वाली सभ्यता में कपास का बनना हुआ था। यह बात आपको पढ़ने में जितनी हास्यास्पद लग रही है, उतनी ही वैदिक अनुयायियों के दृष्टिकोण से वैदिक काल में प्राप्त संस्कृत भाषा लिपि का आगे प्राकृत वाली के रूप में प्रकटीकरण होना है।
जो अपनी प्रारंभिक विकसित अवस्था को खोते हुए मौर्य काल और गुप्त काल में अल्प विकसित अवस्था में आकर पाली प्राकृत के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार से धागे की प्रारंभिक अवस्था कपास के रूप में प्रमाणित है, उसी प्रकार संस्कृत जैसी भाषा के लिए संस्कृत पाली कपास के समान है। उसका मुख्य कारण है कि संस्कृत भाषा में उन्नत व्याकरण है, जबकि पाली भाषा में उतनी उन्नत व्याकरण नहीं है। उसी प्रकार से नागरी लिपि को उन्नत बनाने हेतु प्राकृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के अंदर संयुक्त स्वर और व्यंजन को छोड़कर उत्कृष्ट किया गया था। अब कोई यह बताए कि आज की बहुप्रचलित नागरी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के साथ साथ संस्कृत भाषा व्याकरण होने के बाद भी बीच के 2000 वर्षों तक यह सभी लुप्त कैसे हो गई थी, और पुनः ब्राह्मणी संस्कृति आने के बाद उस वर्णमाला और व्याकरण की आप रूपी उत्पत्ति कैसे हो जाती है। मान्यतावादी महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु भाषा संस्कृति का सुधार जन्म के बाद से कदम दर कदम होना सुनिश्चित होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई वस्तु भाषा लिपि संस्कृति रचनात्मक रूप से विकसित या उम्र दराज स्थिति में जन्म ले और जैसे जैसे वह अपनी उम्र को आगे बढ़ाती जाए वैसे वैसे वह अपनी परिपक्वता खोती हुई सने सने बाल्यावस्था में पहुंचती हुई विकृत होती जाए। विकृत इसलिए लिखा कि आपके अनुसार वैदिक काल और मौर्य काल के बीच में एक लिपि मिली है जिसे शंख लिपि कहते हैं, लेकिन इसके मूल स्वरूप को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। आखिर ऐसा क्यों? यह चित्रण सिर्फ काल्पनिक कहानियों के पात्रों या सभ्यताओं में ही संभव है। किसी भी वास्तविक संस्कृति में किसी व्यक्ति समूह लिपि ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति जीव जंतु या पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में उत्खनन से प्राप्त जितनी भी भाषा लिपि के साक्ष्य मिले हैं वे सभी अपनी बाल्यावस्था से होकर अपने उम्र के बढ़ते क्रम से यौवन काल में आ खड़े हुए हैं। उस साक्ष्य को कोई भी उत्खनन विभाग या किसी संग्रहालय में जाकर देख सकता है। सर्वप्रथम आज से 4000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता में चित्र लिपि जन्म वाली अवस्था में मिली थी। उसके बाद उसका बाल्यकाल संख्य लिपि से गुजरता हुआ अपने यौवन के अधिकतम 2000 वर्षों तक प्राकृत और पाली लिपि के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए ढलती उम्र में यानी राजपूत मुगल के संक्रमण काल में नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित होते हुए मध्यकाल के समय फारसी के सम्मिश्रण में आकर उर्दू और हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। उस मध्यकाल के बाद यह हिंदी भी अंग्रेजी से संसर्ग करते हुए इंग्लिश का रूप लेती जा रही है, जो आप वर्तमान में देख पा रहे होंगे। लेकिन काल्पनिक मान्यताओं का गहरा लेप लगाए हुए असंख्य व्यक्तियों के दिलो दिमाग पर आज भी बैठा है कि वेद और वैदिक रचनाओं वाली संस्कृत भाषा लिपि आज से 3000 से 4000 वर्षों पूर्व की है। इस प्रकार की मान्यता और दर्शन का लेप लगाए हुए व्यक्ति और समूह पर आज बहुत दया आती है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संस्कृत लिखित पांडुलिपि या आज के वैदिक अनुयायियों के घरों में होने वाले कर्मकांड कोई साक्ष्य ईस्वी सन से पूर्व की सभ्यता संस्कृति में उत्खनन से प्राप्त नहीं है। फिर इस वैदिक कर्म कांड को ईसा से पूर्व काल का सत्यापित करने पर इसके अनुयायी क्यों तुले हुए हैं?
अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार से संस्कृत और पाली के अंदर जिस वर्णमाला और व्याकरण का होना और नहीं होना मुख्य विषय है, ठीक उसी प्रकार अनुपस्थित वर्णमाला और व्याकरण से बनने वाले शब्दों का होना और नहीं होना उतना ही मुख्य विषय बन जाता है। उत्खनन से प्राकृत, जिसको पाली में पक्कित लिपि में लिखे हुए आज तक जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उन सभी अभिलेख में उपयोग हुए शब्द और वाक्यों में वर्णमाला को देखा जा सकता है। उसमें रि, श, छत्र, त्र, ज्ञ जैसे स्वर और व्यंजन सहित उनसे बनने वाले शब्द भी विलुप्त हैं। लेकिन संस्कृत में लिखी हुई आज जितनी भी पांडुलिपि मिली है, उत्खनन से नहीं बल्कि सामान्य रूप से लिखी मिली है, जो उसमें श, ष, छत्र, त्र, ज्ञ, रि जैसे वर्णों की काफी प्रचुरता है। अब कोई यह बताए कि संस्कृत की उत्पत्ति अगर पूर्व की है तो प्राकृत और पाली शब्दावली में संस्कृत भाषा की वर्णवाली में प्रयुक्त होने वाली लाभकारी स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण क्यों नहीं मिलता है? क्या उस समय के लोग इस स्वर व्यंजन सहित भाषा व्याकरण का उपयोग करना नहीं जानते थे? कारण स्पष्ट है, जो भाषा लिपि सहित उसका स्वर और व्यंजन के साथ साथ व्याकरण ही बाद में बना हो, भला वह सभी विषय पूर्व काल में कैसे मिल सकते हैं? जैसे आज की सभ्यता में निर्मित मोबाइल, टीवी, कार उपकरण हैं और कोई इसे मुगल काल या मौर्य काल की सभ्यता से जोड़कर देखे तो यह उसकी काल्पनिक मान्यता, अंधविश्वास ही कहा जा सकता है। उसी प्रकार ब्राह्मणी राजपूत काल में बनने वाली भाषा लिपि को कोई कितना भी पूर्व की सभ्यता संस्कृति से तारतम्य मिलाते हुए जोड़े, लेकिन उसका तकनीकी विषय के साथ साथ वास्तविक लिखित अभिलेखों का साक्ष्य भी उसे देना चाहिए। उस भाषा लिपि से बनने वाले जितने भी पुस्तक, ग्रंथ या मंत्रों वाले छंद हैं, वे सभी मुगल काल से मिलते आ रहे हैं। जैसा लिखित शब्दों का साक्ष्य ब्राह्मणी काल से पूर्व कभी नहीं मिला है। आज कोई कितना भी अपने मानस पटल पर अपने घर आंगन में प्रचलित ब्राह्मणी कर्मकांड युक्त दार्शनिक मान्यता का मोटा लेप क्यों नहीं लगा ले, परंतु यह सारा कुछ उसकी अपनी सोच और समझ का संकुचित दर्शन दायरा मात्र ही कहा जा सकता है। मान्यता के लेपधारियों में वैदिक काल की वेद के बारे में अभी तक मान्यता है कि पूर्व काल में विकसित वेद ज्ञान श्रुत पद्धति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए आगे बढ़ने वाली ज्ञानप्रद वैज्ञानिक जानकारी थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आज के इस वैज्ञानिक युग में वैदिक अनुयायी या कर्मकांडियों द्वारा प्रचलित श्रुत वाली वेद कथा पर आप जैसे जागरूक पाठक ध्यान दिए हैं? ध्यान का अर्थ है कि किसी ने इस पर अपने अंदर की प्रज्ञा वाली अनुभूति से जांचा परखा है क्या? आइए हम सभी लोग अपनी प्रज्ञा वाली अनुभूति से अपनी छठी इंद्री खोलें। मान्यता अनुसार वेद श्रुत और ज्ञानवर्धक जानकारी थी, तो फिर पूर्व के भारत में चलने वाले अनेक विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी इस ज्ञान से अछूते क्यों थे भाई? वेद के अंदर भारत के ऋषि मुनियों के अनमोल ज्ञान की खोज थी, तो पूर्वकालीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय या अनेक विद्या अनुसंधान केंद्र होते हुए भी इस पर कोई भाष्य या इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? वे लोग भारत में प्राप्त ज्ञान नहीं बल्कि अन्य देशों के ज्ञान को भी अपने भाष्य से भाषित करते थे। फिर अपने देश वाला ज्ञान उस समय बचा कैसे रह गया?
आप लोग अभी तक स्वार्थी लेखकों की दी हुई जानकारी से ओतप्रोत हैं कि वेद वैदिक काल की कोई श्रुत पुस्तक है, जबकि सच्चाई ठीक उसके अलग है। जब संस्कृत की उत्पत्ति ही मुगल काल में हुई है तो आप अपने आप तुलना कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सभी वेद, पुराण, रामायण, महाभारत किस काल में और कब लिखे गए हैं। इन पाखंडियों के द्वारा पाली प्राकृत धीरे धीरे समाप्त कर दी गई, कुछ तो जला दी गई, नष्ट कर दी गई और एक नए भाषा का निर्माण करके उसको प्राचीन घोषित करके एक नया संप्रदाय बनाने में ये सफल रहे। और भारत के मूल निवासी आज भी वही सच मानकर उनका गुलामी कर रहे हैं। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।